आइए देखते हैं अरविंद प्रकाशन का सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक के नाम क्या हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग के ऊपर वाला जो भाग है उस पे गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहाँ पारित कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन तो पढ़ ही लिए होंगे। तो इसका होता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी विधेयक को भेज सकते, लेकिन केवल धन विधेयक एक ऐसा है जिसको हम लोकसभा में भेजते हैं। कौन सा? धन विधेयक, याद रखना। उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में भेजते हैं। राज्यसभा उस पर अपनी कोई सलाह मशवरा दे सकता है या सिफारिश कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, सरकारिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला वित्तीय सुधारों से, प्रशासनिक सुधारों से, तीसरा होगा केंद्र राज्य संबंध से, या चुनाव सुधारों से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध से। अच्छा, ये आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत की स्थापना किसने की। तो अभिनव भारत की स्थापना तो वीडी सावरकर लगा दीजिए, क्योंकि वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नाम की एक समिति का गठन किया था। ठीक है, उसका नाम 1904 में जाके क्या पड़ा? अभिनव भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किस किस के बीच में लड़ा गया। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध भी इन दोनों के ही बीच में हुआ। वो कब हुआ? 1192 में। उसमें लेकिन मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण आपको पता है कि पृथ्वी का झुकाव भी होगा और इसका परिभ्रमण भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी अपनी धुरी पर झुकाव। अच्छा, जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है वो कितने दिनों में कर पाती है। तो 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर पाती है। और किस वेग से करती है? तो आपको पता होना चाहिए 29.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ये सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, दांतों का डॉक्टर भी करता है, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में भी करते हैं और सोलर सिस्टम में भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। तो इनमें से कौन सा होगा? 43 का ए, अनुच्छेद 43(1). अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1993 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से
किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? इसका सीधा सा आंसर है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है तथा जो आपकी इमारतें होती हैं उनके कलर को भी डिफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? सरखेज रोजा का मकबरा। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, जिसको हम लोग नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अलावा कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं। जबकि ईंधन, प्राकृतिक गैस और कोयला ये परंपरागत स्रोत हैं। अगर आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे लग रही हो तो उसके लिए बता दूं कि बहुत तेज़ जुकाम है, इस वजह से हो सकता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रही हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्यूरर के नाम से जाना जाता था? तो फ्यूरर के नाम से जाना जाता था एडोल्फ हिटलर को। और एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा पूछी जाती है तो उसका नाम है मीन कैम्प। क्या नाम है? मीन कैम्प। ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसके बारे में है कि नाजीवादी का जनक किसे कहा जाता? तो नाजीवादी का जनक एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थीन डैम परियोजना किस नदी के किनारे है? तो थीन डैम परियोजना रावी नदी के किनारे। और थीन डैम परियोजना कहाँ पे है? तो ये आपकी पंजाब में है। अच्छा, कि जो रावी नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से होकर रावी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी के साथ किसका? बाबर का युद्ध हुआ था। फिर से वही गलती करने जा रहा था, 1900 लिखने जा रहा था। 1526 को पानीपत का पहला युद्ध। अच्छा, पिछले वीडियो मैंने एक गलती कर दी है कि जो बाबर का एक युद्ध बताना चाह रहा था खानवा का, वो मैं 1527 के बजाय 1927 बोल गया हूँ। ठीक है, उसको सही कर लेना। तो इसमें क्या था? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी हुआ करता था। इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो लड़ते हुए मरा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत द्वारा संसदीय तथा संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई गई और संघीय प्रणाली कनाडा से अपनाई गई है। फिर से वही। औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख को मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, क्योंकि तेग बहादुर ने मुस्लिम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था और ये कितने 9वें नंबर के गुरु हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसमें से गर्म जलधारा क्यूरोशिवा है। क्यूरोशिवा पैसिफिक ओशियन की या प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। जबकि कनारी और लेब्राडोर ये दोनों अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। ठीक है, और ये ठंडी जलधाराएं हैं। जबकि ये कौन सी है? गर्म जलधारा है। PSLV का पूर्ण विस्तार क्या है? तो PSLV का पूर्ण विस्तार पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। निम्नलिखित में से या निम्न हिमाचल और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के बीच को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है? तो इन सभी में से आपको बाह्य ग्रह देखने को मिलेगा यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं। अच्छा,
वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से जो अंदर के 4 हैं उनको आंतरिक ग्रह और जो बाहर के 4 हैं उनको बाहरी ग्रह कहते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, ये आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। इसकी ट्रिक मित्र पर गमछा जार, तो 8 राज्य उसमें दिखाते हैं, तो कर्क रेखा वहाँ से होकर गुजरती है। अगला देखते हैं, प्राचीन भारतीय लेखों में से निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? तो इसमें से सरस्वती नदी और द्रजदवती नदी आपकी ब्रह्मवर्त कहलाती है। रबी और खरीफ के अलावा भारत में कौन सी तीसरी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी है? जायद की। अब जायद की फसल के लिए कौन सा है? तरबूज, ककड़ी, खरबूज, खीरा, ये सभी फसल जायद की फसल आती हैं। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, वो भी 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1761 में बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, क्योंकि बालाजी बाजीराव जो थे वो मराठा थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। अच्छा, ये मूर्ति है किसकी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, ये नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। आगे, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम ट्रेन 18 है, और ट्रेन 18 को अब हम लोग वंदे भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वंदे भारत बनी कहाँ थी? तो आपको पता होना चाहिए, वंदे भारत ICF का मतलब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है, जहाँ पे मैं कार्य करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगती है। और आज है 15 अगस्त 2024। तो 15 अगस्त पे अपने प्रधानमंत्री कई वंदे भारत योजना के तहत कई सारी ट्रेनों का उद्घाटन भी करने वाले हैं कि वो आगे कार्य में ली जाएंगी। और अमृत भारत, जो कि लाल कलर की ट्रेन चलेगी, वो भी, जो कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन है, उसको भी काम में लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं संजय बारू, और संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। उन्होंने इनके ऊपर पुस्तक ली तथा फिल्म भी बनाई गई है। तो ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर आधारित पुस्तक है? तो मनमोहन सिंह के ऊपर आधारित पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1106, मतलब 1 किलोमीटर इकाई वर्ग, मतलब चौड़ाई भी 1 किलोमीटर, लंबाई भी 1 किलोमीटर, वर्गाकार अगर आकृति बनाई जाए तो उस 1 किलोमीटर के अंतर्गत 1106 लोग रहते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में कब घोषित किया गया है? तो 1879 में द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की कार्यालय की जो भाषा है वो आपकी हिंदी ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा, ये आगरा जिले में स्थित है। आगरा जिले में भी कहाँ?
बुलंदशहर, कितना? बुलंदशहर। और बुलंदशहर लगभग आगरा में 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा, ठीक है। वहाँ पर बनवाया था। किस वजह से बनवाया था? 1602 में ये गुजरात का युद्ध जीता था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, जिससे इनको याद बना रहा है कि गुजरात को जीता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा के अंतर्गत रखा जाता है या नोएडा बोलते हैं, ठीक है। जबकि कानपुर जो है दूसरे नंबर पर सर्वाधिक साक्षर जिला है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती का लिटरेसी रेट है 46.74। जबकि नोएडा का देखते हैं तो नोएडा का 80.12, मतलब 80% लोग नोएडा में पढ़े लिखे हैं और 46% लोग श्रावस्ती में पढ़े लिखे हैं। बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। पेरिस कहाँ की राजधानी? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर मुख्य रूप से टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं। तो टैक्स की कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? 4 दरें निर्धारित की गई हैं, 5, 12, 18, 28, ठीक है। चिली की राजधानी कौन सी है? तो चिली की राजधानी सैंटियागो है। अगर चिली की राजधानी सैंटियागो तो क्योटो किसकी है? तो क्योटो इक्वाडोर की राजधानी है। जॉर्ज टाउन किसकी है? जॉर्ज टाउन गुआना की है। और परामारिबो किसकी है? तो ये सूरीनाम की है, ठीक है। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? मथुरा में है, जो कि 2001 में स्थापित किया गया था। आगे हिंदी को देखते हैं। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरल का विलोम कौन सा है? तो गरल का विलोम सुधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से कौन वाला शमशान शुद्ध लिखा हुआ? तो सी नंबर का शमशान शुद्ध लिखा हुआ है। किस समूह में भी सभी शब्द वसंत के पर्यायवाची हैं? तो कौन कौन से वसंत का पर्यायवाची? मधुमास, ऋतुपति, मदन, तीनों ही बसंत के पर्यायवाची हैं। चड़क का तद्भव क्या? चड़क का होता है चना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऐसी कौन सी संज्ञा समझ आ रही है? सौंदर्य। सौंदर्य एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरण धारमान अलंकारन प्रच्छते, यह अलंकार की परिभाषा किसने दी? तो इस अलंकार की परिभाषा को किसने दिया? दंडी ने। दंडी ने इन 5 शब्दों में अलंकार की परिभाषा को दिया है, ठीक है। ये संस्कृत के शब्द हैं, इसको हिंदी बनाओगे थोड़ा बड़ा बनेगा। अगला, कर्तव्य परायणता, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? क्योंकि यहाँ पर चारों ही तत्पुरुष के हैं, तो सप्तमी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्तव्य में परायण। अगला, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, ना ही मनमोहन हो तो बरसों कित जाए। अच्छा, यहाँ पर घनश्याम को अब घुमा फिरा रहे हैं, तो घनश्याम का मतलब बादल होगा या घनश्याम का मतलब कृष्ण होगा, ठीक है। तो जब घुमाया फिराया जाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अनुप्रास का ही एक भाग होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मिश्र वाक्य है। तो चारों सेंटेंस को पढ़िए, फिर ऑप्शन में आंसर दीजिए। जिसमें की लगा होगा वो मिश्र वाक्य। आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। अगला प्रश्न, शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार कौन से हैं। तो इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है शून्य और शक्ति निबंध के रचनाकार हैं। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो दिग्भ्रम का संधि विच्छेद करेंगे तो दिक् प्लस भ्रम होगा। अच्छा, दिग्भ्रम को जब जोड़ते हैं तो आपको नियम पता होगा कि पहला अक्षर तीसरे में जो बन जाता है। जैसे का है तो पहला है का खा गा, गा तीसरे नंबर पे आता तो पहला अक्षर तीसरा अक्षर बन जाता तो गा बनेगा ना। तो दिग्भ्रम, दिग्भ्रम बन जाएगा। निम्न में से एक युग्म विपरीतार्थक है, चुने। क्रय विक्रय विपरीतार्थक है। बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। शांतिपूर्वक बैठती है मतलब ये इसका एक नियम हो गया, जहाँ नियम है वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो सुधा होता ही है, अमीय होता ही है, मंगल नहीं होता लेकिन सोम होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सी। डी भी देखने में आपको एक सा लग रहा होगा लेकिन सुधा में धा में देख लेना, दिक्कत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 59, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक हमेशा अलग होने का बोध कराता है। ऑप्शन को पढ़िए, समझ आ गया होगा कौन सा अपादान कारक का बोध करा। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसका एक और ऑप्शन है कि हिमालय से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती। जहाँ अलग होने का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक। वह दूध लेकर आया, इसमें बताइए दूध क्या एक द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। 61 नंबर का क्वेश्चन, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनासक्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण सद्भावना है। 63, बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन है। तो बिखरे मोती की पता होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत अच्छी रचना है। इनकी एक और बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, इनकी शानदार पंक्तियां हैं वो। अगला क्वेश्चन, यह प्रेम का पंथ कराल महा ... उपर्युक्त लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। इसमें आपका बी ऑप्शन सही आ जाएगा। तलवार की धार पर धाव न हो। 65, गृह प्रवेश में कौन सा कारक है। तो गृह प्रवेश में अधिकरण तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन सी पंक्तियों में कौन सा छंद है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसमें कौन सा है। तो इसमें से आपका चौपाई है। और चौपाई की खासियत, अच्छा इसमें देख लीजिए मेरा भी नाम आ रहा है विवेक। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक, अब आपके आज के क्वेश्चन यहीं से ख़त्म होते हैं। शायद मुझे लगता है और भी क्वेश्चन है, वेट कीजिए।